हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की टॉपिक केमिस्ट्री में लेकर हाजिर हुआ हूँ। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की गणना करना। जैसा कि कई कंपटीशनों में देखा जाता है कि यौगिक या आयन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इन यौगिकों या आयनों में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। और अगर इसको हम विधिवत निकालें, जैसे हम क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आज हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल विधि में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो भी हमारे कंपाउंड या यौगिक या आयन दिए जाते हैं, उनमें सभी परमाणुओं के बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं। और अगर जोड़ने पर वो वैल्यू 8 से अधिक होती है तो उन्हें 8 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भागफल आते हैं उस भागफल के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। और अगर जोड़ने पर वही वैल्यू 8 या 8 से कम होती है तो उन्हें 2 से डिवाइड करते हैं। और अगर 8 से अधिक होने पर 8 से डिवाइड किया जाए और शेष फल 8 से कम हो तो उसे पुनः 2 से डिवाइड करके और सब दोनों स्टेप के भागफलों को जोड़कर फिर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर भागफल का मान 2 आ जाए तो वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा। 3 आने पर sp2 होगा, sp2 होगा। 4 आने पर sp3, 5 sp3d, 6 आने पर sp3d2, 7 आने पर sp3d3 होगा। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये जो वैल्यू लिखी गई है ये भागफल के मानों की वैल्यू है, और उसी भागफल के माध्यम से हम कंपाउंड में या आयन में बता देते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हम बात कर लें C2H2, C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 आता है, तो बाह्यतम सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बात करें तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिला के 8 हो गया। इसी प्रकार के हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होता है, तो ये 2 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये मिला के 10 हो गया। यानी एसिटिलीन के वैलेंस सेलों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो मिला के 10 होगी। अब 10 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक दफा जाएगा और शेष फल क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को फिर से पुनः 2 से डिवाइड करोगे तो फिर भागफल 1 आएगा। इन दोनों भागफलों को जोड़ लिया जाएगा तो 1 + 1 मिला के 2 हो जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 किसके लिए होता है, sp के लिए होता है। 2 किसके लिए होता है, sp के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी एसिटिलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp संकरण पाया जाता है। अगर इसी प्रकार से हम एथिलीन मॉलिक्यूल की बात कर लें, एथिलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो एथिलीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4 होता है। और अगर हम C2H4 के माध्यम से इसको कैलकुलेट करें तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 × 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 × 1 बराबर ये हो जाएगा 4। अब अगर टोटल हम यहाँ करें तो ये आपका हो जाएगा 12,
और 12 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, पुनः 8 से जब डिवाइड करेंगे 12 को, अगर हम 12 को 8 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, 8 करने 8 होगा, कितना बचेगा 4, और 4 को पुनः 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों भागफलों को अगर हम जोड़ दें, जो आपका भागफल आ रहा है इन्हीं को जोड़ दें तो ये कुल मिला के 3 हो जाएगा, और 3 किसके लिए होता है, sp2 के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एथिलीन मॉलिक्यूल है, एथिलीन मॉलिक्यूल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी प्रकार से अगर हम एल्केन के यौगिक यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन का निकालें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मेथेन का जो फार्मूला है वो CH4 होता है, CH4। अब अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो कार्बन संख्या 1 है, 1, और इसके बाह्यतम में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, उसके बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 4, टोटल मिला के 8 हो गया। अब 8 तक होने पर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 तक होने पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो 4 आएगा, और जिसका 4 आता है भागफल उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल जो आपका एल्केन का होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3, और जो एल्कीन का होगा उसमें sp2, और जो एल्काइन का मॉलिक्यूल होगा उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। आइए अकार्बनिक में देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल और आयंस में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो CO2 में अगर हम बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल्स में, तो अगर हम बात करें तो ये एक कार्बन है, एक, और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको गुणा करें तो ये आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 आएगा, यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। टोटल कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 से अधिक होने पर हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 16 को 2 आता है, और 2 किसके लिए होता है, sp के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। आइए कुछ आयनों की बात कर लें। अगर हम आयन पर चर्चा करें तो ऋणात्मक आयन होने पर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने संख्या में ऋण आयन होता है उतने इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर देते हैं, और धनात्मक होने पर क्या करते हैं, जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उतना उसको लेस कर देते हैं। आइए अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन की, अगर हम कहें कि कार्बोनेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कार्बोनेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी CO3 पे -2 चार्ज में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण पाया जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या जो है वो 1 है, और कार्बन के बाह्यतम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये टोटल 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन के बाह्यतम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, और इस पर कितना ऋण आवेश है, 2 है, तो इसको हम इसमें और 2 ऐड कर देंगे। यानी ऋण आयनों की संख्या अगर बात करें तो ऋण आयनों की संख्या 2 है, और -1 करेंगे तो 1 से और गुणा करेंगे। ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो यहाँ 2 और हो जाएगा। अब टोटल करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगी 24 आ जाएगी। कितनी आएगी, 24 आएगी। अब 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 8 से, तो 8 त्रिक 24 होता है। 24 किसके लिए और 3 किसके लिए भागफल होता है, sp2 के लिए होता है। यानी कार्बोनेट आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा
वो कौन सा होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नाइट्रेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, नाइट्रेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। NO3 में कौन सा संकरण पाया जाएगा, तो इसको भी कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7 आता है, 2 और 5 आता है। तो बाह्यतम कोष में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है गुणे 5 बराबर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में। और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 त्रिक 18 हो गया, 6 त्रिक 18। और कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 गुणे 1, यानी ये जो वैल्यू लिखी जा रही है इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखी जा रही है, तो यहाँ प्लस 1 और ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 18 5 23 1 24 होगा। कितना हो गया, 24। और 24 को पुनः डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 3 आएगा। और 3 किसके लिए आता है, sp2 के लिए आता है। यानी नाइट्रेट में भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी नाइट्रेट आयन में भी अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमोनियम आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी अगर बात करें अमोनियम आयन NH4 प्लस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन 1 है, 1 गुणे 5 बराबर 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है, तो 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा। टोटल मिला के 9 हो जाते हैं। और कितना प्लस 1 है, इसलिए इसमें 9 में से 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो टोटल 8 आ जाएगा। प्लस होने पर क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देते हैं, और माइनस होने पर क्या कहते हैं, उतना जोड़ लेते हैं जितना माइनस लगा होता है। तो ये टोटल 8 आया। 8 को अगर हम पुनः 2 से डिवाइड करें तो भागफल हमारा 4 होगा। और 4 किसके लिए होता है, sp3 के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। छात्रों, ये विधि बहुत ही सरल विधि है, और हर कंपटीशन में आपको वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो कंपटीशन आपका TGT PGT या आपका बिहार का जो शिक्षा भर्ती है केमिस्ट्री के माध्यम से या साइंस के माध्यम से, उन सब में आपको जरूर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की गणना करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ये विधि बहुत ही इजी विधि है, बहुत ही सरल विधि होती है, जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं